अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्हाट अ नेल बाइटिंग मैच इट वाज टुडे, बिकॉज कहते ना कि हमारी उनकी सुबह थी और हमारी रात थी। पूरी रात हम लोग नहीं सोए और ऐसा लगा कि पता नहीं हमारी नज़रें जो थी वो टीवी स्क्रीन से मरकूज हुई हुई थी, आंखें हमारी स्वेल हुई हुई हैं। और इट वाज द फाइनल मैच फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। दो बड़े ग्रुप्स के दरमियान, दो बड़े कहते ना कि मुल्कों के दरमियान जो था ये मैच जो था वो किया जा था। अच्छा व्यूज, बात ये कि हमारी तरफ जो नज़रें थी वो यमाल पे लगी हुई थी, दूसरी हमारी नज़में जो थी वो लियोनेल मेसी पे लगी हुई थी। तो मेसी के ऊपर तो नज़रें लगी हुई थी बिकॉज मेसी का ये आखिरी मैच था और इसके बाद ऑफ कोर्स उसने रिटायरमेंट का फैसला किया है। मगर जिस तरीके से हमने पिछले मैच में देखा जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच था अर्जेंटीना का, वहाँ मेसी ने वाकई अपना जादू जगाया। मगर इस बार जो है देखा गया कि मेसी बेचारे थोड़े से अपसेट नजर आए और ये भी कहा जा रहा था कि अर्जेंटीना की इंटायर टीम वाज कोलैप्स्ड, बट मेसी के अंदर वो जो एक एबिलिटी थी, एक स्ट्रेटेजी थी, वो बार बार चाह रहे थे। ऑफ कोर्स उनकी स्ट्रेटेजी होती थी कि वो साइड पे जब बॉल को घुमाते थे तो आपको जो सामने जो फॉरवर्डर होता था तो उसी को बॉल जो थी वो गोल तक पहुंचानी होती थी। मगर जिस तरह देखा कि अर्जेंटीना की तरफ से ज्यादा गोल अटेम्प्ट्स भी नहीं की गई, अर्जेंटीना के ऊपर बहुत प्रेशर था और स्पेन ने अपना भरपूर तरीके से प्रेशर डाला हुआ था। और अगर हम थोड़े से मुवाजने की बात करें तो स्पेन की तरफ से आई थिंक 14, 15, 17, 20 गोल्स तक भी बात गई, मगर डिफेंडर्स वर वेरी गुड। लाइक अर्जेंटीना की डिफेंडर्स वर वेरी गुड और आई थिंक जो क्रेडिट जाता है वो गोल कीपर्स को जाता है। दोनों गोल कीपर्स ने जिस तरीके से मैच को मोमेंटम में रखा और बहुत ज्यादा गोल्स रोके, और खासतौर पर अर्जेंटीना के गोल कीपर की मैं बात करूं, मुझे लग रहा था कि गोल कीपर ही जो है वो मैच खेल रहा है। और उसके बाद जो फर्नांडिस को रेड कार्ड मिला उसके बाद जो है गेम का मोरल और डाउन हो गया। मेसी की आंखें, मेसी की शक्ल देखने वाली थी। और उसके बाद ये था कि जिस तरीके से जो है आगे देखा गया कि 10 की टीम ने जो है मैच कंटिन्यू किया। तो व्यूअर्स, बात यह है कि स्पेन की तरफ से अगर हम बात करें तो उन्होंने जो स्पेन की तरफ से अगर हम बात करें तो जो गोल किया गया था वो भी टोरेस ने फैसला कुन गोल करके अपनी टीम को कामयाबी जताई जो। और इसके बाद टीम के अंदर जो एक कहते ना कि चमक दमक फैली हुई थी, ओवर टाइम्स के बावजूद भी कोई भी गोल ना हो सका। तो मैच जो फीवर था, जो फुटबॉल फीवर था, वो तो इख्तिताम पर पहुंच गया। मगर मेसी ने थोड़े से अपने शायकीनों को जो है वो मायूस किया बिकॉज वो चाहते थे कि जो आखिरी मैच था उसको यादगार बनाया जाए और यादगार लम्हे के साथ, इख्तितामी नोट के साथ वो अपने इस पूरे करियर को खैर बात करें। तो आज हम इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद, एलीट रेफरी जो हैं, और उनकी तरफ मैं बढ़ती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खुर्रम आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नो प्लेजर इज ऑल आवर्स। आपने कल का मैच देखा, आई वाज देयर टू, सारी रात हम सोई नहीं है मैच की वजह से। स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, स्पेन ने बहुत प्रेशर डाला अर्जेंटीना के ऊपर और अर्जेंटीना तो ऐसे थी जैसे कोलैप्स कर रही थी एंड वी वर लुकिंग फॉर मेसी दैट ही कुड हिट इट हार्ड। तो क्या कहेंगे आप, क्या ये वाकई स्पेन का प्रेशर था, स्पेन का जादू था, या अर्जेंटीना जो है उस तरीके से कम बैक नहीं कर पाई? देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि हम सारी रात सोए नहीं है, तो हमारा तो ये हाल है कि हम पूरे पिछले एक महीने से नहीं सोए। और टाइमिंग भी ऐसी थी कि आपको हर गेम देखनी होती थी क्योंकि एक फुटबॉल एक पैशन है, एक शौक है। जहाँ तक कल के मैच की बात है, बेसिकली बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा मैच, पूरी दुनिया की नजर इस पे लगी हुई थी और स्पेशली अर्जेंटीना पे, क्योंकि वो थर्ड कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे थे। जहां तक स्पेन की बात है तो स्पेन ने टोटली अब कह सकते हैं कि आउट क्लास कर दिया अर्जेंटीना को। स्पेन की जो स्ट्रेटेजी थी, देखिए दुनिया में जो टीमें खेलती हैं, प्लेयर्स ऑलमोस्ट 19-20 होते हैं, या मेसी और रोनाल्डो जैसे कुछ प्लेयर जो
बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग होते हैं, अदरवाइज जो कोचेस की जो टैक्टिक्स होते हैं उससे ही टीमें मैच जीती हैं। तो स्पेन ने जैसे कल फुटबॉल को डोमिनेट किया और वो हक रखते थे इस फाइनल को जीतने का, आल दो कि वो ज्यादा गोल स्कोर नहीं कर सके, लेकिन जो गेम उन्होंने खेली है कल, उन्होंने मेसी की टीम को आप कह सकते हो कि आउट क्लास कर दिया। ऐसे लग रहा था कि ये एक वन साइडेड फाइनल हो रहा है, स्पेन गोल करना चाहता है और मेसी की टीम सिर्फ उसको रोकना चाहती है, और वो गोल करने की किसी पोजीशन में नहीं थे कल। अच्छा, बिल्कुल, जो फर्नांडिस को उन्होंने डबल येलो कार्ड से बाहर भेजा है, उसके बाद वो वापस नहीं आया, एकदम से गेम का मोरल डाउन हो गया। उसके बाद एक और प्लेयर पेरेडिस को भी उन्होंने बाहर भेजा, तो ये क्या था? और बड़ा प्रेशर बार बार जो है वो डाला जा रहा था, और हमें ये लग रहा था कि सिर्फ दोनों साइड के गोलकीपर्स, खासतौर पे अर्जेंटीना के जो गोली हैं, गोलकीपर है, वो पूरा मैच खेल रहे हैं, वो जिस तरीके से गोल बचा रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, और ना फॉरवर्डर्स देखे गए, डी से बाहर जाते ही नहीं थे। ये क्या था? देखिए, अभी अगर आप मैच के स्टैट्स पे बात करें तो टोटल शूट ऑन जो गोल पे जो शूट की है स्पेन ने वो 20 है, जिसमें ऑन टारगेट 12 शूट्स ऐसी थी, 12 शॉट्स ऐसी थी, 12 किक्स ऐसी थी जो उनके गोलकीपर ने सेव किए हैं। अगर कंपैरेटिवली आप मेसी की टीम को चेक कर, अर्जेंटीना ने तो सिर्फ 2 शूट्स गोल पे किए हैं। तो इससे ही आपको अंदाजा हो जाता है कि मैच वन साइडेड था, और अर्जेंटीना ऑल्दो कि वो किसी तरह मैच को पीछे 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 धकेल रही थी, और वो काउंटर अटैक पे कोई ना कोई एक सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि स्पेन का डिफेंस इतना मजबूत है कि पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है। इससे आप देख सकते हैं कि स्पेन कितनी मजबूत टीम थी। ठीक है, जहां तक रेड कार्ड की बात है तो मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी ऑनेस्टली कि पूरी दुनिया, चूंकि मैं एक रेफरी हूँ, पूरी दुनिया रेफरिंग पे बात कर रही थी कि नहीं ये रेफरीज अर्जेंटीना को जिताना चाह रहे थे। तो कल दुनिया ने देख लिया कि रेफरीज नहीं जिताना चाह रहे थे। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको आइडिया नहीं था कि लॉज ऑफ द गेम में कौन सी चीजें मेंशन है और फुटबॉल के रेगुलेशन स्पेशली इंस्टीट्यूशंस पे कैसे होते हैं। तो रेड कार्ड से पहले भी अगर आप देखें तो अर्जेंटीना ने वो गेम नहीं खेला जिसके लिए वो मशहूर थे। अर्जेंटीना ने इस टूर्नामेंट में क्या किया, वर्ल्ड कप में आफ्टर 80 मिनट्स वो अपनी गेम की स्ट्रेटेजी को चेंज करते थे और वो टीमों के ऊपर स्कोर करके अपना मैच जीत जाते थे। लेकिन चूंकि स्पेन एक बहुत बड़ी टीम थी, आल्दो इंग्लैंड भी बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन इंग्लैंड के कोच ने इंग्लैंड को हरा दिया अपनी स्ट्रेटेजी से। लेकिन स्पेन के कोच ने 73-74 मिनट में सब्स्टिट्यूशन करके अपने यंग और अपने एनर्जेटिक प्लेयर इन किए, जिसकी वजह से अर्जेंटीना का कोई जादू नहीं चल सका और पूरा मैच स्पेन ने डोमिनेट करते करते एट द एंड स्कोर भी किया और इस वर्ल्ड कप। अच्छा खुरम शहजाद साहब, हमने ये देखा कि अर्जेंटीना की ऑफ कोर्स टीम जो थी स्ट्रॉन्ग टीम में से कंसिडर की जाती है, मगर एज कंपेयर टू अगर स्पेन की बात करें जहाँ यमाल थे, जहाँ डिफरेंट, वहाँ की एनर्जीज बहुत डिफरेंट हमने देखी हैं एज कंपेयर टू अर्जेंटीना। वाई, ये क्या मसला था? हालांकि इमर्जिंग प्लेयर्स, यंगस्टर्स जो हैं वो दोनों टीम्स में थे, मगर हम सिर्फ काउंट मेसी पे कर रहे थे। देखिए, अर्जेंटीना की पूरी टीम मेसी पे ही डिपेंड कर रही थी। कल मेसी नहीं खेला, पूरी टीम नहीं खेली। लेकिन स्पेन की यंग टीम है, अमीन जमाल टॉप का प्लेयर है, लेकिन आप देखें उसकी कंट्रीब्यूशन मैच में थी, लेकिन उसकी उतनी कंट्रीब्यूशन नहीं थी जितनी मेसी की होती है। और उस कंट्रीब्यूशन के साथ साथ उसकी टीम ने सिर्फ उन पे रिलाई नहीं किया, वो टीम राइट की बजाय लेफ्ट से जाके ज्यादा अटैक करते थे और उन्होंने पूरी टीम ने मिलकर एक टीम वर्क के साथ इस मैच को जीता। अर्जेंटीना करती थी, अर्जेंटीना सारे बॉल मेसी को खिलाती थी और मेसी असिस्ट करता था, मेसी गोल करता था, तो टीम चलती थी। कल उन्होंने मेसी को मार्क किया हुआ था, आपने पूरा मैच देखा है तो आपको पूरे मैच में कहीं मेसी नजर भी नहीं आया जिस तरह मेसी बिल्कुल नहीं आया। असिस्ट ही नहीं कर रहे थे, गोल्स तरफ जाते तो असिस्ट करते ना। नहीं, मेसी के पास तो बॉल ही नहीं छोड़ते थे। उन्होंने मेसी को ऐसा मार्क किया हुआ था कि मेसी के पास लाइक कल का जो मेसी का जादू था, ऐसा लगता था उनके उस जादू का कोई उन्होंने ऐसा तोड़ निकाला हुआ है कि मेसी पूरे मैच में नजर भी नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने पूरा रेफरिंग सिस्टम देखा, आपको कोई लगता है कि रेफरिंग सिस्टम में कोई इशू था? बिकॉज हमने लड़ाई झगड़ा भी देखा, हमने बार बार येलो कार्ड भी आ रहे थे, रेड कार्ड भी आया, डबल येलो कार्ड था बाय द वे। तो आपको क्या लगता है कि सिस्टम वाज फाइन और फिर वीआरएस का बार बार इस्तेमाल करना, उस सिस्टम का भी इस्तेमाल करना, एंड रेफरी वाज वेरी एरोगेंट। वी सॉ द वे ही वाज कंडक्टिंग द एंटायर मैच, he was very arrogant, he was very up to the mark. देखें, बेसिकली रेफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूरा इवेंट देखें तो
एज कंपेरेटिवली बाकी जो पीछे वर्ल्ड कप हुए हैं, रेफरिंग पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज, दो वजह हैं। एक है टेक्नोलॉजी जो आपको 1 इंच की भी छूट नहीं देती, और सेकेंडली क्राउड की और लोगों की जो इमोशनल अटैचमेंट थी वो टीम्स के साथ, उस वजह से लोगों ने थोड़ी सी चीज को भी बहुत बड़ा पेश किया और कहा गया कि जानबूझकर हरा रहा है। सोशल मीडिया भरा हुआ था, जैसे मोहम्मद साला की टीम इजिप्ट हारी अर्जेंटीना से। तो ऐसे ऐसे नहीं होता इस स्टेज पे, और जब तक वीआर है, जहां तक ये सारी चीजें, लेकिन आई थिंक उस मैच में तो फीफा ने माफी भी मांग ली है। येलो कार्ड, देखिए वर्ल्ड कप एक ऐसा स्टेज है जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व होती है। आप ह्यूमन एरर देखें, मेसी ने इस इवेंट में पेनल्टी मिस की है, एम्बापे ने पेनल्टी मिस की है जो बिल्कुल इजी गोल समझा जाता है, उन पे कोई बात नहीं कर रहा। और अगर रेफरी ने एक थोड़ी सी कोई छोटी मोटी उससे गलती हो गई, उस ह्यूमन एरर को उन्होंने समझा कि ये बायसनेस है और ये टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अब कल का मैच देखें, 5 येलो कार्ड मिले अर्जेंटीना की टीम को और 1 रेड कार्ड मिला है, और उसके अपोनेंट को एक भी येलो कार्ड नहीं मिला, क्योंकि कोई सिचुएशन ही नहीं बनी थी। और रेफरी जो इस मैच के लिए चूज किया जाता है, ये बहुत बड़ा ड्रीम है किसी भी एक रेफरी के लिए कि वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाए। तो वो वैसे इसको चूज नहीं किया जाता, उसकी पूरी परफॉर्मेंस, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी रीडिंग ऑफ द मैच, उसकी फिटनेस, उसकी मेंटल हेल्थ, सब कुछ देख के उसको चूज किया जाता है कि वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े मैच को कंडक्ट करे। तो रेफरी अपना एक गेम प्लान लेके आता है, और रेफरी को पता था कि इस मैच में क्या कुछ होना है। आपने कहा रेफरी एरोगेंट था, वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल था, उसको पता था कि इस मैच में क्या कुछ होना है और मैंने क्या डील करना है और कैसे डील करना है प्लेयरों को। तो उसने एरोगेंट था, लेकिन उसने, आपने देखा कितना काम था, उसने कोई गुस्सा नहीं किया, इवन प्लेयर्स के साथ जाके बहस भी करते रहे। तो उसने मैच को बहुत अच्छे से मैनेज किया, और ये मैच मैनेजमेंट है जो एक रेफरी को दूसरे रेफरी से बेहतर बनाती है। बिकॉज ऑफ दिस मैच मैनेजमेंट, उसने बहुत अच्छे से प्लेयरों को मैनेज किया, पूरे मैच को लेके चला, और जैसे उसने मैच स्टार्ट किया उसी अंदाज से उसने मैच को फिनिश भी किया। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है स्पेन की जीत का राज क्या था? स्ट्रैटेजी थी, ओवरकमिंग अच्छी कर रहे थे, या ऑफ कोर्स प्रेशर दे रहे थे अर्जेंटीना को, क्योंकि बार बार दे वर अटैकिंग अर्जेंटीना। और एक वक्त तो हमने देखा कि गोल पोस्ट पूरी खाली पड़ी हुई थी, वो गोल उन्होंने डायरेक्ट हिट किया, आपने देखा होगा, और जो कि गोल अगेन मिस हो गया। और एक गोल ऐसा गोल था जो कि इट वाज ऑन द येलो कार्ड, द रेफरी डिडंट गिव द गोल। तो देयर वर लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वाज गोइंग ऑन। देखें, स्पेन की पहली चीज आपको बताऊं, अगर आप दुनिया का फुटबॉल देखें तो स्पेन की जो ला लीगा है वो दुनिया की सबसे बड़ी लीगों में से एक लीग है, और ये उनका एक बेसिक प्लेटफॉर्म है उनकी टीम्स को बेहतर बनाने में, उनके फुटबॉल प्लेइंग स्टाइल, उनका जो प्लेइंग पावर है आप कह सकते हैं, उसको ऊपर ले जाने में उनकी लीग का बहुत बड़ा हाथ है। किसी भी मुल्क के फुटबॉल की तरक्की के लिए जितनी बड़ी, जितनी अच्छी लीग होगी, उसका कौमी, उनका नेशनल फुटबॉल की टीमें बहुत बेहतर होंगी। अब आ जाते हैं फुटबॉल की स्ट्रेटजीज पे। प्लेयर सब एक जैसे होते हैं। जब कोचेस को इतना महंगा हायर किया जाता है तो वो इसलिए हायर किया जाता है कि कोचेस स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि आपने किसी टीम को कैसे लेके चलना है और अपोनेंट को आपने कैसे रोकना है। अब सारी दुनिया को पता था कि मेसी की टीम क्या फुटबॉल खेलती है, तो स्पेन की अपनी स्ट्रेटजी थी, स्पेन ने फॉर्मेशन बनाई और मेसी को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, और उनको पता था कि यही मंबा है, अगर मेसी को हम रोक लें तो हम पूरी टीम को रोक लेंगे। अब मेसी रुक गया तो आपने देखा उसके किसी प्लेयर ने कोई गोल पे कोई ऐसा शूट भी नहीं किया जिससे हमारे दिल को थोड़ी सी, ऑब्वियसली मैं सपोर्ट कर रहा था स्पेन को, तो हमें कोई ऐसी भी थोड़ी सी फीलिंग है कि गोल हो जाएगा। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज थी उनकी, अपनी जो पीछे से उनकी हिस्ट्री चली आ रही है। उन्होंने पहले भी वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ऑल्दो अर्जेंटीना ने इससे ज्यादा वर्ल्ड कप के फाइनल खेले। बिल्कुल, स्पेन ने 2 जीते हुए हैं, अर्जेंटीना जो है डिफेंडिंग चैंपियंस रहे हुए हैं। तो ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद, एलीट फीफा रेफरी वाज विद अस। बाय द एंड ऑफ द डे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का जो सेहरा है वो स्पेन के सर पे सज गया है, और अगले 4 सालों के लिए स्पेन जो है फुटबॉल का बेताज बादशाह बन गया है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, यू हैव टू स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स आज हम इस्तकबाल कर रहे हैं ऐसी नौजवान खातून का जिन्होंने 73 इयर्स के बाद जो है पाकिस्तान को आलमी सतह पर रिप्रेजेंट किया है। और अगर मैं बात करती हूँ मिस वर्ल्ड पाकिस्तान 2026 की, तो उन्होंने ये टाइटल जो है अपने नाम किया है। और इसके साथ साथ इससे कबल अगर हम बात करें तो मिस ग्लोबल अर्थ और मिस इको इंटरनेशनल और मिस ऑरा इंटरनेशनल, और इसके साथ साथ अब जो है मिस वर्ल्ड पाकिस्तान 2026 के तौर पर उनका नाम जो है वो सामने आया है। और अगस्त में वो दुनिया के सबसे बावकार आलमी मुकाबला हुस्न मिस वर्ल्ड पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। और मैं वेलकम करती हूँ अनायका जमाल को। हेलो अनायका, हाउ आर यू डूइंग? Hello, I'm good. How are you? I'm very well. Congratulations on such a big achievement at a big little milestone for Pakistan. Thank you so much. How are you feeling about it? I am very excited and I am so grateful for everyone who support me and of course my national director Sonia Ahmed. So Anaika, you were living in Denmark for like so long. I think you were born over there as well. Yes. So how and when did you feel that you're going to represent Pakistan for like Miss Pakistan 2026? Like any criterias, anything was in your mind, or it was your childhood passion? It was my childhood passion actually. I always feel like Pakistan is my home even though I live in Denmark, and of course there are a lot of different criteria. For example, if you're gonna just apply for the normal Miss Pakistan, you have to have a special height, you have to weigh a specific thing, like the body has to be looking good, and also you have to be a Pakistani citizen, which I am. The same goes for Miss World. You have to be between 17 to 27. You should never been married before, no kids. You're gonna have the passport that you are going to represent which country. How tough was your journey for becoming Miss Pakistan 2026? So the journey has been tough because there's a lot of preparing and there's also some hate here and there, but I still like it. I like to be under pressure to do my best. So yeah. So what type of reactions did you get when you just won the title of Miss Pakistan? From your family, from your peers, from your foes, from the people out there, because now you're in Pakistan, and what type of criteria you need to pass through? So when I got official as Miss World Pakistan 2026, I was actually here in Pakistan. So the media went crazy. A lot of articles, my friends, my family, fans, everybody texted me saying congratulations, and that was really nice. I was so happy, and the criteria is, so I could not just go to Miss World without experience. I had to get some experience before I could get to this big competition as the first ever. But you had earlier a lot of competitions. You have won Miss Aura, Miss Global. Yes. So you knew how to represent yourself. Yes, and that's why I got Miss World Pakistan 2026. Oh wow. Yeah. So, Anaika, you need to tell me one thing, because we've been hearing a lot of stories about it. That in Miss Pakistan, yeah, whatever, in Miss World, you need to go through a lot of segments. Like you have to wear a swimsuit, you have to wear a bodycon dresses, or some dresses which are really revealing. Yes. Did you wear them? No. So Miss World is really prestigious. There's no swimsuit, so I'm very happy for that. It's really good for us people here in Pakistan. Also, I'm not the type of person who wants to wear too much revealing clothes, so the good thing is also that I can choose myself what kind of dresses I want to wear. It could be maxi dresses, mini dresses, Pakistani clothes as well, so I'm very happy about that. So which Pakistani culture you represented ever in winning any of a pageant or an award or a category? So when I have to do something where I have to represent Pakistan, for example by national costume, that is Pakistani clothes. I cannot tell what it is yet. That actually shows a monument from Pakistan. So that is a way that you can represent Pakistani clothes as well. Many designers must have reached you for wearing their dresses. Can you name any Pakistani designer who have reached you so far? You can represent Pakistan wearing their dresses and presenting their name. So actually I have a Pakistani designer. She's called Maharani. And she does all of my clothes, which I'm very happy about, and she's also doing my national costume.
Very nice, very nice. Okay, many people misunderstand beauty pageants. In your opinion, what do you think that pageants represent, especially for Pakistan? So for Pakistan, competitions like these, pageants like these represents our beauty. I want to show how beautiful Pakistan is and how people are, because we are actually really nice. So that is something that I want to show people, and I want to show people as well that we all know that people have their opinion about Pakistan. For how long you've been here in Pakistan? For at the moment, Yeah? 10 days. 10 days. Yeah. Which city you like the most? Lahore. Lahore. Why Lahore? Because it's beautiful. It can be chaotic, but there's so many colors, and the people are nice. The landscape as well. I really like Lahore. Did you love the food over here? Yeah, of course. Which is your favorite food? Aloo gosht, dahi bhalle, pakore, samosa. Okay. So, born in Pakistani family, living in Denmark, which is the first and foremost thing you missed? Coming here, looking historical places, or what else did you miss? I think I miss my family who lives here, because I have a lot of family that I don't see that often. So that is something that I really missed, of course. And then wearing shalwar kameez kurta every day, that's also something that I miss a lot. Do you ever wanted to learn Urdu language? Yes, of course. I do a little bit. Thoda sa bolti hu, thoda sa samajh aati hu, but it's not fully, so it's Okay, difficult I for think me. we'll start from here. We have to go on a short break. Viewers, Anaika Jamal, Miss Pakistan is with us, जिन्होंने अगस्त में जो है अभी प्रॉपर तरीके से टाइटल अपने नाम कर लिया है, और आगे ये जो सेरेमनी वियतनाम में होने वाली है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद बात है कि 73 इयर्स के बाद ऐसा टाइटल एक पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी निजात जो है वो जीत रही हैं. और छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और मजीद बात करेंगे. यू हैव वेलकम बैक व्यूअर्स. मिस वर्ल्ड पाकिस्तान अनाइका जमाल आज हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत सी कॉन्वर्सेशन हम उनसे कर रहे हैं, बहुत से स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछ रहे हैं, और फिर एक बार फिर उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करें, क्योंकि 73 इयर्स के बाद इस तरह का ब्यूटी एक पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है, या एस्पीजेंट्स के साथ पाकिस्तान का नाम सामने आना बहुत खुशाइन बात है. इसका मतलब है पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान अपना सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में बिखेर रहा है. Anaika, over to you. I want to ask about the beauty standards for winning any of the competition. Can you have surgeries? Can you have Botox? Can you have fillers? Can you have plastic surgeries? Can you just, shape yourself? So yes, you can, because Miss World is not about only the beauty. So there's no requirements on you cannot do your filler, your Botox, or your nose, or anything in the body. You can do as what you would like to do, because Miss World is more focusing on a charity project like Beauty with a Purpose. So they are not actually thinking about, okay, that woman, she has filler, and like these kind of things. So what are you actually doing beauty as a purpose? Are you working somewhere as a social worker? Are you contributing in humanity? What are you actually doing? So I'm having a charity project at the moment. I visited Sundus Foundation, Nude Foundation, and Willow Care Foundation, and that is charity projects with people who are having thalassemia, both kids and older people, which is very sad. Because it's underprivileged people where we know that there's nothing much we can do. So I donated food for them, gave them candies and roses, and spent time with them. Okay, that's very nice. Anaika, being a Miss World Pakistan, what will be your contribution? In making Pakistan's soft image all over the world, in speaking and advocating for Pakistan. What are your thoughts over this? So I want to contribute to Miss World to show off how Pakistan is and how Pakistani people is, because that is very important for me. I'm not going for Miss World just because of myself. I'm going there because I want to show our country, Pakistan, for the first time ever. I want to give them a perspective of how beautiful our country is. Very nice. Getting a degree of masters in accounting and auditing, and then having these beauty standards, how are you going to bridge in between?
So I have two dreams: is the studies and the Miss World, and I'm trying to balance it as well as good as I can. And right now my full focus is on Miss World because I have vacation from school, so it's actually very nice that I can focus on this, and when it's finished I will go back to my normal life living and do my studies. So that is how I balance it together. How do you continue your fitness? What do you eat? How do you spend your day? What are your diet plans? How about your exercise routine? Can you tell us? So I do fitness every day, which is very hard, but I do it. I train 2 hours a day, mostly cardio, running, because I like to run. And then I am on a special diet, just eating salad mostly. And then once in a while I can eat something with sugar. Just eating salad. For how long you've been eating salad? I think 1.5 months. 1.5 months. But of course you mix it maybe with some chicken or some beef and mix and match, right? So, yeah. So what type of figures are appreciated in these type of pageants, competitions? Like, what do you think that they want to look? People want to see a lean person. They want to see somehow which has a shape, which has a figure. So what are the criterias? So actually there is not like a criteria of how you should look body-wise, but many of the girls wants to be in shape. I want to be in shape, of course. I want to train and look good when I have to go on stage, and I know a million people's gonna watch me, so of course I want to be in shape, but there's no requirement on you cannot weight this, you cannot weight that. So yeah, there's many requirements. So in the competition there's a speech which embark your presence. Which type of speech did you give? So it's not out yet, so I don't know how much I can tell about it. It's not official yet. So But what do you think about yourself and being consider yourself Miss Pakistan is such a big competition? So you had some thoughts, you had some opinion about it. So what was that? So I'm happy about it. It's also like a pressure because I know Pakistan is watching me at the moment a lot, and the same goes for other countries. So there's a lot of pressure, but I'm happy about it and I'm excited, and I want to show people that I will be good at doing this. Who was your rival? Rival? I don't have rivals. I don't have. Okay, but still, how many people had contributions, had nominations from Pakistan? Yeah, so actually I don't know that because my national director, she wanted to appoint me when I asked. We have been talking about this, this has been my dream for many years, and when it happened she just selected me to go. So actually I know that people out there wanted to be Miss World Pakistan. Of course they want to be that, but when you got to know that you will be Miss World Pakistan, the first call you did to whom? My mom. Your mom? Yes. And what was her reaction? She was so happy. She's very supportive. Really? She has been with me since I started in 2022, yeah. And what were the reactions of the entire family that, oh my God, now you're going to be like a beauty pageant, you're going to represent Pakistan, you think you can? How many reactions did you face? I got a lot of reactions, but it was mostly like supportive, but also surprised because we never thought that I could go to Miss World. So when I called, for example, my auntie or my uncles, they were like, what? You're going to Miss World? How is that even happening? So it was only supportive and surprised reactions actually. So any Pakistani coming to this, a platform and making the name, you think so that would be a great big news for all over the world? It is because it's 73 years. We have not been participating in this competition, Yeah. so I hope to make Pakistan proud. That is my goal. Very nice, but we are really proud of you. Thank you. You want to say anything in Urdu, please? मैं तुमसे प्यार करती हूँ. अच्छा, बहुत अच्छा है. Thank you so much, Anayika. Thank It you. was pleasure meeting you. Thank you. और अनायका जमाल हमारे साथ मौजूद थी. मिस वर्ल्ड पाकिस्तान का कॉन्टेस्ट उन्होंने जीता है. पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने की पूरी उम्मीद है और यही चाहती हैं कि पाकिस्तान ने कहते हैं ना कि बहुत सालों के बाद ऐसे किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया है और अपना नाम भी रोशन किया है. छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें.
वेलकम बैक व्यूअर्स आज हम इस मसले पे बात करने लगे हैं जिस मसले ने हर घर को अपनी लपेट पे लिया हुआ है, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल लेवल हो। ये हर घर का मसला है, बल्कि घर घर का मसला है। और हमने देखा है कि बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पे हैक्स चल रहे होते हैं, गलत किस्म की जड़ी बूटियां बताते हैं, गलत किस्म की अद्वियात बताई जाती हैं जिसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता ऐसे तमाम बीमारियों को, ऐसी तमाम मसलों को कर्व करने के लिए। हमने सोचा कि आज हम आपको ऐसे तरीके बताएं, ऐसी रेमेडीज़ बताएं जो कि वाकई बहुत मुस्तनद हैं और ये आपको सोचने समझने मजबूर कर देगा कि ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, शुगर हो आपको, या आपका दिल का मसला हो, तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो इन तमाम बीमारियों को जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकती मगर उसके असरात कम कर सकती हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है लोग बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं, 3 दिन में ये खाएं ये हो जाएगा, 4 दिन में ये खाएं ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप खाएं, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें और ऑफ कोर्स आपको आफाका होगा। तो आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात लेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट आपा नईमा राव, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हिना आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। काफी दिनों के बाद आपने चक्कर लगाया आपा। बस जिंदगी की मसरूफियात। जाहिर है वो तो बहुत ज्यादा मसरूफ रहती हैं। हर वक्त आप सोशल मीडिया पे तो होती हैं, हम आपको वहीं तो देख रहे होते हैं। अच्छा आपा, ये जो बात हो रही होती है 3 दिन में ये हो जाएगा, 4 दिन में ये हो जाएगा, 1 हफ्ते में आपकी रौनकें दुबाला हो जाएंगी, तो ये सारी जो रेमेडीज बताई जाती हैं जो कि इतना सेंसेशनलाइज करके बताई जाती हैं, इसका वाकई फायदा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका जो आज का टॉपिक है ना वो बहुत ही अच्छा है और आपने बात खुद ही बहुत अच्छी कर दी कि जब तक हम अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे ना उस वक्त तक कुछ भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, आप मेरे बताए हुए टोटके या किसी की रेमेडीज या किसी डॉक्टर की मेडिसिन आप खाते रहें, अपना लाइफस्टाइल ना चेंज करें तो असर नहीं होगा। ठीक है, हाँ, दोनों चीजें जब मतवाजन चलेंगी तो इंशाल्लाह फिर अफाका होता है। फिर ये लगाने की हद तक ठीक है, ठीक है, लगाने की हद तक ये आपने लगाया है तो एक दिन में आपको फ्रेशनेस फील होगी। हाँ, या मेरा जिंदगी का अपना तजर्बा, जैसे मैं आप लोगों को हर दफा बताती हूँ कि मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसे मेरी अपनी ही रिसर्च में, ठीक है, मैं अपनी जाती रिसर्च पे बात करती हूँ, मेरी अपनी रिसर्च में मेरे पास कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसी रेमेडीज या कुछ ऐसी क्विक जो रेसिपीज हैं वो मेरे पास हैं कि जो आपकी शुगर लेवल को एटलीस्ट जो एकदम से आप मेडिसिन से नहीं कर स्पाइक कर जाती है, मेडिसिन से आप नहीं कर सकते। क्योंकि समटाइम मेरे साथ खुद हुआ है इस तरह का, जिंदगी में कुछ इस तरह के हादसात हुए जिसकी वजह से मेरी शुगर जो थी वो बिल्कुल आप ये कहें कि पीक पे चली गई थी। तो वो कुछ रेमेडीज ऐसी हैं मेरी जिंदगी में कि जिनकी वजह से एकदम से वो डाउन आई है। आपा, हम लाइव कॉल्स का भी अनाउंसमेंट कर दें। हमारे साथ आपा नईमा राव मौजूद हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप हमें लाइव कॉल्स करके मशवरे ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। जी आपा। हाँ, तो देखिए, कुछ ऐसी रेमेडीज, कुछ ऐसे तजर्बात जिंदगी में है, लेकिन उसके लिए बड़ा आपको तरद्दुद, बड़ा आपको तजर्बों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जहां तक ये बात है कि आपका यूरिक एसिड, लेट से यूरिक एसिड एक मैं कहती हूँ शुगर से भी ज्यादा खतरनाक है मेरे नजदीक, क्योंकि मैंने यूरिक एसिड के जो मरीज देखे ना, खासतौर पे कोलेस्ट्रॉल के जो देखे हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल के आपके बाद में जो नताइज आते हैं कि जिसकी शक्ल में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आइज के नीचे, आइज के ऊपर या इन जगह पे एक वो जिसको ज़ेंथलाज़मा बोलते हैं, मेरी रिसर्च में आया, मुझे खुद नहीं पता था, वो चर्बी के बम्प से नहीं बन जाते हैं इस तरह, आप लोग आपने देखा होगा। इसको हम कहते हैं पफीनेस हुई हुई आंख जो है। नहीं ना, पफीनेस होती है जो आंखें सूज जाती हैं। अच्छा। एक आपने शायद देखने में आया हो कि जहां पे व्हाइट चर्बी के वो बस से टाइप से बन जाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की निशानी होती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड को मैं इसलिए शुगर से ज्यादा खतरनाक कहती हूँ कि शुगर फिर अंदर रहती है, ठीक है, नो डाउट आपको बहुत डैमेज करती है, लेकिन यूरिक एसिड का मरीज तो आप उठा के उसको गोद में उठा के आगे लेके जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये रेमेडीज, ये टोटके या ये मेडिसिन, ये आपका साथ उस वक्त देखती हैं जब आप अपने आप पे कंट्रोल करते हैं। अच्छा, आपने यूरिक एसिड के हवाले से बात की। यूरिक एसिड में डाइट प्लान क्या होना चाहिए? क्योंकि दवाइयों के फक्के तो हम मार लेते हैं, मगर डाइट नहीं करते।
यही जैसे मैंने बताया, खुद को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। देखिए लोग कहते हैं कि जो यूरिक एसिड है वो होता है गोश्त की वजह से। मैं कहती हूँ कि गोश्त की वजह से होता है, लेकिन अगर आप गोश्त कंटिन्यू करते हो, यूरिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन क्या है कि आखिर में आपने 2 बोटियां खा ली हैं, तो वो 2 बोटियों की वजह से क्या होता है कि गोश्त की वजह से यूरिक एसिड हो गया। यूरिक एसिड एक अकेले गोश्त की वजह से नहीं होता, ठीक है, प्यूरिन बनती है, उसका एक अमल होता है, वो एक बहुत देर से होता है, लेकिन आप उसके साथ साथ कुछ सेल्फ केयर करते रहे। जैसे आगे चल के मैं आपको एक कहवा बताऊंगी जो आपकी शुगर को, आपके ब्लड प्रेशर को, आपके कोलेस्ट्रॉल को, इवन के आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करेगा, ठीक है, सारी चीजों को। वो क्या चीज है, वो आपके किचन के अंदर ही मौजूद होते हैं। कुछ छोटी छोटी टिप्स, छोटे छोटे टोटके जो आज हम एक एक्टिविटी भी करेंगे, लेकिन मैं साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने गोश्त खाना है, एतदाल में रह के खाना है, शोरबे वाला खाना है, कद्दू के साथ खाना है, ठीक है, अगर गोश्त लवर हैं तब भी आप, ठीक है, कभी कभार महीने में 1 बार आप खा लें, लेकिन उसके साथ एहतियात बहुत जरूरी है। चंद एक ऐसी चीजें हैं कि कंटिन्यूस, अब आपने बताया कि 15 दिन नहीं, 2 से 3 दिन के अंदर जादू हो जाएगा। जादू नहीं, 15 दिन का एक टोटका मैं आपको देने लगी हूँ, आगे चल के मैं बताऊं भी, जिनको खास तौर पर यूरिक एसिड ऐसा है कि क्रिस्टल्स होते हैं एक्चुअली हमारे ब्लड के अंदर ना, ये क्रिस्टल क्या होते हैं कि जॉइंट्स में आके जमा हो जाते हैं। खास तौर पर आज ये वाला जो जॉइंट हमारा पांव का, ठीक है ना, इसके अंदर या इसके अंदर के इंसान चलने से लाचार हो जाता है। अगर आप सिर्फ 2 आलू बुखारे ड्राई फॉर्म में, खुश्क आलू बुखारे जो होते हैं ना, है ना, उसको आप रात को पानी में डाल के रख दें, सोक कर दें, ठीक है, सुबह उठ के निहार मुंह, पहला पानी जो आपने पीना है आप वो पानी पी लें, आलू बुखारे खा लें। ये मैंने एक नहीं और एक बार नहीं, सैकड़ों बार बताया, सैकड़ों लोगों को बताया, ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को आराम आया, इसलिए ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। ठीक है, ठीक है। आपा ये तो यूरिक एसिड के ऊपर आपने बहुत बात की है, लेकिन शुगर के हवाले से अगर बात करते हैं, लोग जो हैं इंसुलिन पे हैं, मेडिसिन पे हैं, एहतियात नहीं करते, शुगर उनकी 500 तक पहुंची होती है और ये भी नहीं पता होता उनको शुगर है, और 6 महीने का टेस्ट कराएंगे, हाँ आपकी तो शुगर 6 महीने से इतनी हाई थी। तो शुगर का बेहतरीन इलाज तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन खुराक, हाँ, खुराक पे बात करनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये एक खामोश कातिल है शुगर, ठीक है ना, खामोश कातिल है। आहिस्ता आहिस्ता ये आपके मसल्स, मैं मसल्स कहूंगी, ठीक है ना, ऑर्गन इनको डैमेज कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से किसी और शक्ल में सामने आती है। बजाते खुद तो ब्लड प्रेशर हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये बजाते खुद तो कोई कॉलर ले लें, कॉलर रफीक अहमद साहब है मिंचराबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम रफीक साहब। वालेकुम सलाम बेटा। जी रफीक साहब क्या पूछना चाहेंगे? आप एक तो मैनू शुगर है 260 तक ते चार्जर यूरिक एसिड हैगा ते बाकी बाजू में इसका कितना रहा जी ते एक कंधे दर्द होता है। 260 शुगर है, बाजू में दर्द रहती है। अच्छा, यूरिक एसिड भी है, 300 तक भी गई है। 260 शुगर है, 300 तक भी गई है, 300 तक भाई तमाम जिस्म में दर्दें भी हैं, जिसमें में दर्दें भी हैं। नहीं, ये फास्टिंग की बता रहे हैं आपके रैंडम बता रहे हैं जी? ये खाने के बाद है, खाने के बाद है, ठीक है। तो इसका ये मैं आपको ना आगे चल के आपने देखना भी, पूरा प्रोग्राम देखिएगा, मैं एक कहवा भी बताऊंगी साथ में, एक वैसे मैं अभी बता देती हूँ आपको कि इसरोल जो बूटी होती है ना, इसरोल जिसको छोटी चंदन भी बोलते हैं, ठीक है, छोटी चंदन जो है वो तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा रात को आप पानी में डाल के रख दें। ये दर्दें भी है ना क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर, तो 1 इंच का टुकड़ा जो है इसरोल आप पानी में डाल के रख दें, और सुबह वो पानी कड़वा होगा, खाने में इतनी कड़वी नहीं होती लेकिन पानी बहुत कड़वा कर देती है, वो आप पिएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जिस्म की दर्दों में भी फर्क पड़ेगा, लेकिन शुगर लेवल जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो एकदम से आपका कंट्रोल होगा। एकदम से मींस ये नहीं है कि आपका शुगर लो हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लड को साफ करती है और आपकी शुगर को कंट्रोल करती है। छोटी चंदन के नाम से जो बूटी आती है, ठीक है, तो आप वो इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। इस्तेमाल कैसे करनी है? रात को मैंने बता दिया, पानी में सोख करके रखना है, 1 इंच का टुकड़ा, सुबह आपने वो पानी पी लेना है। फिर अगर वो टुकड़ा, क्योंकि वो तो एक लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है ना, मैं आगे चल के बताऊंगी आप लोगों को, फिर उसमें पानी डाल के रख दें, असर के टाइम फिर पी ले, फिर उसको वेस्ट कर दे। ठीक है, रफीक साहब सुन रहे होंगे, आपको उन्होंने बता दी रेमेडी आपकी। अच्छा आपा ये बताइएगा कि ग़िज़ाओं के हवाले से हम बात कर रहे थे, ग़िज़ा जो शुगर को स्पाइक देती है वो कौन कौन सी ग़िज़ाएं हैं? देखिए ग़िज़ाएं तकरीबन ऑलमोस्ट ये है कि अगर आप जिस तरह बताते हैं कि आपने गंदम की रोटी नहीं खानी, उसका GI इंडेक्स जो होता है वो काफी हाई होता है, ठीक है, लेकिन अब मेरे जैसा बंदा जो सिर्फ खाता ही रोटी है,
मैं खाती ही रोटी हूँ, मुझे 7 साल से शुगर है, मैं रोटी के बगैर नहीं रह सकती, मुझे लगता है रोटी है तो सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो इसको चेंज कैसे करना? आपका सवाल ये है कि क्या लाइफस्टाइल, क्या खुराक लेके आए। तो रोटी के अंदर आप डिफरेंट आटे मिला लें, ठीक है। कभी आप बेसन डालें गंदम के साथ, कभी आप जई डाल लें, कभी आप जवार डालें, जरूरी नहीं कि सारे आटे डालें। लेकिन 2 चीजें मैं आपको बताऊंगी, चाहे आपको शुगर है चाहे आपको नहीं है, चाहे आप हेल्दी हैं, तो आपने अपने खाने के अंदर, अपने आटे के अंदर ये चीजें मस्ट डालनी। मैंने अपने बच्चों को आदत डाल दी है। ये क्या चीज है? वो एक तो है अजवाइन, लाजमी आटा गूंथते हुए अजवाइन डालें, जीरा डालें, ठीक है, थोड़ा सा कलवंजी का पाउडर, या ये चीजें पीस के रख लें, तीनों चीजें अजवाइन, कलवंजी, जीरा, ये पीस के रख लिया आप लोगों ने इक्वल क्वांटिटी में। मेरे पास डब्बा भरा हुआ है, ठीक है। जब आटा गूंथते हैं ना, उसको 1 टीस्पून, जैसे मैंने 10 से 12 रोटियों का आटा गूंथना है, ठीक है, 2 आटे कोई भी मिक्स कर लेती हूँ, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, और कभी गंदम भी खाली से हो जाते, लेकिन ये 1 टीस्पून जरूर जाती है। तो ये हाँ जी, इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से ना कोई गैस है, ना कोई पेट का दर्द है, ना कोई ये है कि मेरी शुगर बैलेंस रहती है, साथ में वो टोटके करती रहती हूँ। लेकिन आप लोगों ने अपना लाइफस्टाइल जो है, किचन का स्टाइल खासतौर पे चेंज करना है। फिर क्या है कि आपने प्रोटीन लेनी है, लेकिन प्रोटीन इतनी नहीं लेनी कि जिसकी वजह से आपके गुर्दे पे डैमेज होना शुरू हो जाए, ठीक है, आपका क्रिएटिनाइन बढ़ जाए। आपने ज्यादा पानी का, ये सिर्फ सस्ता, आसान, इंतहाई आसान चीज है, नुस्खा है। पानी का इंटेक ज्यादा कर दे, आपका ब्लड प्यूरिफाई होता आपका एक कॉलर हमारे साथ है, हिरा है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम सलाम। जी हिरा, जी आपने एक रेमेडी बताई थी रिंकल्स के लिए। किसके लिए? रिंकल्स के लिए। हाँ जी, तो वो मैंने किया तो उससे मेरा फेस खराब हो गया, मेरे फेस पे एक्ने निकल आई है, मेरे रिंकल्स बिल्कुल ठीक नहीं हुए, मेरी स्किन भी टू टोन हो गई है। कौन सी रेमेडी थी? वो थी, आपने बताया था कि गूंद कीकर को पानी में भिगो के रखना है, फिर उसको स्किन पे लगाना है, उसके बाद टिश्यू लगाना है, फिर उसको उतारना है 1 घंटे के बाद। तो एज क्या बेटा आपकी? मेरी एज 22। तो आपको इतनी कौन सी जरूरत पड़ गई थी रिंकल साफ करने की? मेरी स्किन पे रिंकल्स आ गए थे इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, चले एक्ने आ गए। मेरा एक और सवाल है मेरा। जी जी। अम्मी को कॉन्स्टिपेशन है, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही किसी तरह से भी। अच्छा, और ये मेरे रिंकल्स का भी प्लीज बता दें, मेरे रिंकल्स बहुत ज्यादा आ गए हैं और वो रेमेडी इस्तेमाल करने से मेरे फेस पे एक्ने आ गई, मेरी स्किन भी टू टोन हो गई है। ये सिर्फ एक टोटके की वजह से एक्ने आ गई है और टू टोन हो गई है स्किन? जी जी, पहले मेरी स्किन फेयर थी, बस थोड़े थोड़े रिंकल्स थे, लेकिन वो मैंने इस्तेमाल किए, मेरी स्किन पे एक्ने आ गई और रिंकल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। चले कोई मसला नहीं है। बस अभी आपकी अम्मी की एज क्या है बेटा? कोई बीमारी तो नहीं है उनको? अम्मी की एज 50 है और अम्मी को जो है ना वो पाइल्स का मसला है। पाइल्स का ही मसला है, कोई इशू नहीं है। हिरा सुने, आप बता रही हैं। जी आप। अच्छा देखिए, पहले मैं आपके बात करूंगी। देखिए पहली बात तो ये है कि जिस तरह सबसे पहले हिना ने बात की थी कि जैसे ही आप सुनते हैं, आप अपनी आप को नहीं देखते, आप उन टोटकों पे फौरन से शुरू हो जाते हैं। 22 ईयर है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको रिंकल करने के लिए, रिंकल को रिमूव करने के लिए किसी भी पील ऑफ मास्क की जरूरत है। जब मैंने जो बताया था वो 35 प्लस, लेट से मैं हूं 35 प्लस, जितने भी जिनकी ये सेगी स्किन होना शुरू हो जाती, रिंकल हो जाती हैं, तो आपने उसका ये था कि सिंपल जो गूंद होता है, गूंद कीकर उसको मेल्ट करें, मेल्ट करने के बाद स्किन पे लगा के किसी भी लोशन के साथ, अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वालों को खास तौर पे ये नुस्खा अभी भी आप लोग नोट कर ले कि फेस पे पहले कोई भी ऑयलिंग, कोई भी आप मसाज करने के बाद आप ये लगाएं, मास्क लगाने के बाद टिश्यू के बाद 2 एप्लीकेशन करें, फिर पील ऑफ मास्क की तरह उतारें, ठीक है। अगर आप बताए हुए तरीके से नहीं करेंगे तो फिर लाजमी बात है, चाहे कोई खाने का है चाहे कोई लगाने का, उसका साइड इफेक्ट आता है। लेट से बेटा अगर अब आपको एक्नी आ गई है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, नीम का पानी उबालें, नीम का पानी उबालने के बाद आप वो रख लें बोतल में भर के। जब आप फेस वॉश करने लगे तो एक ढक्कन सिर्फ अपने उसके अंदर डाल लिया कर, पानी के अंदर, टब के अंदर, ठीक है ना, कप के अंदर डाल के धो लें, और साथ में उसके अंदर हल्की सी मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा उसके अंदर हल्दी डाल के वो फेस मास्क लगाएं, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। बहरहाल आपकी स्किन ड्राई है तो आप ना इसका मसाज किया करें ऑलिव ऑयल का। बाकी आपकी अम्मी को कब्ज है बहुत ज्यादा, पाइल्स, अच्छा पाइल्स है, सॉरी पाइल्स के लिए देखिए मैंने बहुत बार बताया है कि आप लोगों ने मुसब्बर और साथ में रस इंडिया
मुसब्बर है, रस इंडिया है और साथ में कत्था है। ये तीनों चीजें हम वजन लेके आप इनका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद सिर्फ एक कैप्सूल भर लें, 500 mg का, 1000 mg का। आप वो एक कैप्सूल सुबह एक शाम ले लें। अदरवाइज ये है कि ड्राइनेस की वजह से या बाई बदी की वजह से अगर आपको है तो आप पाइल्स के लिए गैर मुदब्बिर कुचला, जिसको हम बोलते हैं ना, गैर मुदब्बिर कुचला, पंसारी से आराम से 50 रुपए का मिल जाए। आपने ये करना है कि उसको ऑयल में, कैस्टर ऑयल में लो फ्लेम पे पकाना है। वो आपका एक लोशन तैयार हो गया है, ठीक है। आपने वॉशरूम में जाने के बाद, रफाई हाजत से फारिग होने के बाद आपने वो ऑयल जो है वो यूज करना है। और 14 करंजवा मिलता है, जिस तरह के लेट से ये ग्रे कलर है ना, ग्रे कलर का अरीठे की तरह होता है। करंजवा ले आए, करंजवा लाके एक बीज उसकी गिरी निकलेगी बादाम की तरह, एक रात को सोते हुए खा लें, एक सुबह खा लें। वो अंदर से ना आपकी जितनी बाई बादी वाली जो होती है ना ये पाइल्स, उसको क्योर कर लेता है। अच्छा, सिर्फ ये 14, ये सारा टोटल आपका नुस्खा ज्यादा 70-80 रुपए में बन जाएगा। तो आप वो करें, ये बहुत आसान है। ठीक है, आपा छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, यूरिक एसिड के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से, शुगर के हवाले से आज हम आपको कुछ रेमेडीज़ बता रहे हैं। वो रेमेडीज़ आप तब इस्तेमाल करें जब आपको लगे कि आपकी हेल्थ जो है वो कंसिस्टेंट है और लाइफस्टाइल आप बदल सकते हैं। और आपा नईमा राव आज हमारे साथ हमारे उस स्टेशन पे मौजूद हैं, जो कि आज हमें छोटी छोटी रेमेडीज़ बताएंगी जो आपके किचन की रेमेडीज़ हैं। बहुत कम पैसों में आप वो रेमेडीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर आप बताइएगा कि आप बेहतर फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जी आपा, आज ना मैं एक ऐसा कहवा बनाने लगी हूँ कि जो आपकी शुगर भी कंट्रोल करेगा, यूरिक एसिड के लिए भी बहुत फायदेमंद है और साथ में आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैंने क्या डाली है, ये गोल वाली दालचीनी, ठीक है। गोल वाली दालचीनी का कितना पीस, सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा हमने इसके अंदर डाल दिया है। अगली चीज इसके अंदर जाएगी सौंफ, ठीक है। ये सौंफ थोड़ी सी मैंने कूट के मैंने इसको छान के साफ करके कूट के रख रखी है, ठीक है। ये थोड़ी सी मैंने सौंफ डाल दी है। सौंफ के साथ इसमें अगली सारी चीजें आपके किचन के अंदर मौजूद हैं, सब चीजें क्योर, बट ये है कि शर्त ये कि आपने रेगुलर यूज करना है। जब रेगुलर यूज करेंगे तो फिर ये आपको फायदा होगा। एकदम से ये कोई ये नहीं आप कह सकते कि कोई इमरजेंसी डोज है या फटाफट आपने कोई इंजेक्शन लगा दिया, नहीं, कोई इंजेक्शन वाली बात नहीं है इसके अंदर। ये थोड़ा सा हमने डाला इसके अंदर जीरा। आप इसको अगर जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं ना तो इंशाल्लाह आपको यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और शुगर इसकी शिकायत होगी नहीं। एटलीस्ट अगर शुगर है भी तो वो स्पाइक नहीं करेगी आपकी, ठीक है। इसके अंदर हमने डालनी है एज ए इन्फ्लेमेटरी, आपको इन्फ्लेमेशन को आपकी को खत्म करेगी और आपकी बॉडी को क्योर करेगी। और जितने भी अंदर में खुदा ना खासा कोई आपको जख्म है, कोई टॉक्सिन्स है, सबको बॉडी से आउट करेगी। वो क्या चीज है, हल्दी। लेकिन हमने कौन सी लेनी है, अंबा हल्दी, बस जस्ट 1 पिंच। अच्छा, अब इसमें जरा सी एक मैं डिफरेंट चीज डालने लगी हूँ कि जो आपके शुगर, ब्लड प्रेशर, देखिए ये चीजें कॉमन चीजें जो सबको पता है। कुछ चीजें ऐसी हिडन होती हैं कि जिनके बारे में लोगों को आगाही देना बहुत जरूरी, जिनको हम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। वो कौन सी चीजें हैं कि हमने, ये आप लोगों ने इमली खाई होगी, ठीक है। इमली खाते रहते हैं, ठीक है, इमली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इमली का ऊपर का जो ये छिलका होता है, जिस तरह ये खोल में देखे ना, मैं स्पेशल लेके आई, इमली बंद है, आपको नजर आ रही है ना। ये इमली का इस्तेमाल हम करते हैं अपनी ब्लड की हिद्दत को कम करने के लिए, टॉक्सिन्स को खारिज करने के लिए, इवन कि यूरिक एसिड और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो इमली का छिलका है, ये ऊपर वाला छिलका, ठीक है, इसकी ये जो छाल है, ये आप इमली की बजाय कहवे में, इसको तो हम इमली का कहवा तो नहीं ना बनाते हैं, ठीक है। इमली का कहवा नहीं बनता, इमली का शरबत बनता है, इमली की चटनी बनती है, इमली के कच्चे इमली के और सॉस बना के रख लेते हैं। लेकिन ये वाली जो छाल है ये आपने इसके अंदर डालनी है, ठीक हो गया। हाँ, ये डालनी है। ये आपके यक्सर, मैंने बताया, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मैदे के मसाइल को बखूबी तरीके से हल करती है। बड़ा शुगर भी, ब्लड प्रेशर भी, मैदे भी, हाँ जी, सब चीजों का इलाज एक ही कावे में है, इसमें है। और अगली चीज जो आ रही है, आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं कि शुगर के मरीजों को ये बताते हैं कि आप पेट भर के जामुन खा सकते हैं। हम कॉल्स के लिए भी अनाउंसमेंट कर दें प्लीज, आप हमें कॉल्स करके जो है अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं और राइट अवे आपा जो है आपको रेमेडीज बताएंगी। जी आपा, देखिए हमने क्या करना है, अभी फिलहाल मैं
कहवे की इसके डाल दूं, जो ये इसके ऊपर मैं बाद में बात करती हूँ। देसी जामन है, देसी जामन की गुठली है। आप देसी जामन की गुठली का कहवा पूरे साल पी सकते हैं और अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। देसी जामन की गुठली, और साथ में हमने क्या करना है कि साथ में हमने लेने हैं थोड़े सी जामन के पत्ते। अभी मेरे पास देखें ये फ्रेश हैं, ठीक है, ये देखिए ये फ्रेश हालत में है, पर्पल से भी है, व्हाइट से भी है। तो आपने 1 से 2 पत्ता और थोड़ी सी इसकी ये लकड़ी ये डाल दी। ये आपकी तीनों चीजों के लिए यकसा मुफीद है। मैंने ऐसा 3 in 1 कहवा बनाया, 2 in 1 नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, ये देसी जामन की जो ये गुठली है ये मैंने ड्राई फॉर्म में रखी हुई, तो थोड़ी सी आप ये डाल दें, ले भी आपका काम हो गया, ठीक है। अच्छा। अब आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, मैदे के मसाइल, ठीक एक है, ही कहवे में, एक ही कहवे के अंदर, वाह। एक ही कहवे के अंदर क्योर हो जाएंगे। बट ये है कि इसको रेगुलर इंस्टेंट आपने इसको क्या कंटिन्यूसली आपने इसको यूज करना है। डेली कैसे यूज करना है आपने? कैसे यूज करना है, कोई खाली पेट नहीं पीना, कोई भरे हुए पेट पे नहीं पीना। जब आपको याद आ जाए आपने पीना है डेली 1 कप। आपा एक कॉलर हमारे साथ हैं, आयरा है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम आयरा। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैंने नईमा आपा से 2 चीजें पूछी हैं। मैं उनको मतलब बहुत लाइक करती हूँ और उनके टिप्स और टोटके हम लोग अप्लाई भी करते हैं। मैडम एक ये पूछना, मुझे काफी हफ्तों से चेस्ट कंजेशन हुआ हुआ है, साथ फीवर भी आ रहा है, मतलब 100 से कम है फीवर। और मैं एंटीबायोटिक सुबह शाम 500-500 mg ले रही हूँ, मगर उससे मेरे चेस्ट कंजेशन में फर्क नहीं पड़ रहा। पूरा चेस्ट जकड़ा हुआ है बलगम से, और साथ खांसी भी हो रही होती है बलगम वाली। और दूसरा कोई आसान सा घरेलू सा हल बताइएगा कि जिससे मैं सही हो जाऊं। और दूसरा मेरा भाई है, वो कुछ भी खाता है रात के वक्त, जो भी खाना वगैरह खाता है, सुबह उठ के उसको वॉशरूम आता है तो पानी की तरह उसके पेट से वो निकल रहा होता है, लूज मोशन इस तरह हो रहा होता है जैसे पानी निकल रहा हो। ठीक है, ठीक है आयरा, ठीक है। सारा दिन ये कंडीशन हो रही होती है। मैं समझ गई। लूज मोशन देखिए अगर हो रहे तो ये इत्तेफाक से पत्ते मेरे हाथ में, रात को जब सोने लगे तो ये वाला कहवा पी लेंगे, तब भी उनके मैदे के लिए बहुत अच्छा है। बट आजकल अरूज पे आए हुए हैं ये वाले जामन के पत्ते, ठीक है। ये जब खुदा ना खास्ता जानवरों को भी, ठीक है ना, हमारा स्टमक तो बहुत हल्का है, जानवरों को भी अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तब भी उनको ये जामन के पत्ते खिलाए जाते हैं। आप इस जामन के पत्ते, इतने से पत्ते बस काफी हैं, उनको बोले च्यू करके अच्छे तरीके से इसके पानी पी लें या इसको उबाल के पी लें, ठीक है। जामन की गुठली 2-3 और ये इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। तीसरी चीज जो मैं आपको, दूसरी चीज सॉरी मैं आपको बताऊंगी, ये सफेद जीरा। भाई के लिए मैं पहले बता रही हूँ, आपके लिए मैं बाद में बताती हूँ। सफेद जीरा इतना सा आपने क्या करना है, ये हथेली के ऊपर लेना है, और साथ में आपको मैं इधर करके दिखा देती हूँ, ये है नमक। इससे बेहतरीन मैं कहती मेरी नजदीक कोई दवा नहीं आई, ये 1 चुटकी नमक, ठीक है। आप लोगों ने इस तरीके से इसको रगड़ना है और रात उसकी फक्की लेके पानी के साथ, इसके बाद कुछ नहीं लेना। इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब बात आई है आपकी आई थिंक मुझे ये समझ आया है कि इनको जकड़न है ना, कंजेशन है, कंजेशन है, बहुत कंजेशन ज्यादा। और बुखार भी है। बुखार का देखिए, बुखार का जो आप बता रही हैं ना कि डेली होता है, ये आपको जरा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में कहीं सीवियर इन्फेक्शन होता है तो उसकी एक बड़ी निशानियों में से एक निशानी है कि आपको बुखार होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई खुदा ना खासा इस तरह की कोई डिजीज का कोई सिम्टम नहीं आ रहा, क्योंकि जो मुझे फील हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, अपना चेकअप जरूर करवाएं। तो ये है कि अगर किसी को जकड़न है खांसी में, और यह है कि सांस चढ़ता है और किसी तरीके से आराम नहीं आ रहा, तो उसका बड़ा आसान इंतहाई आसान टोटका है। आपके किचन के अंदर आपने करना क्या है कि गंदम की नॉर्मल जो रोटी हम बनाते हैं, थोड़े छोटे साइज की आपने रोटी बनानी, गरम गरम रोटी के ऊपर फौरन से आपने हनी लगा देना है। हनी लगा के आखिरी खुराक बस आपने वही ली। आपा एक कॉलर हमारे साथ हैं, फूल रानी है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम रानी साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मैम? अच्छा, मैंने ना नईमा आपा जो कि बहुत मेरी भी फेवरेट हैं और बहुत अच्छे रेमेडीज बताती है। मेरी एज है 42 और मुझे मसला ये है कि मैं इंजेक्शन भी सुबह शाम लगा रही हूँ 30-70 वाला, और मेडिसिन भी ले रही हूँ, लेकिन ना रेजिस्ट बड़ी करती है और मुझे क्रेविंग बड़ी होती है मीठे की। मैं थोड़ा बहुत बदहते। आप शुगर पेशेंट है? हाँ जी, शुगर पेशेंट हूँ। कितनी है शुगर? शुगर कितनी है आपकी? शुगर कितनी है आपकी? पहले तो आती थी 350 तक भी आ जाती थी, लेकिन अब शुक्र है कि चेंज डॉक्टर को किया और कुछ मेडिसिन चेंज हुई तो बेहतर आ रही है, 250 तक जा रही है। 30-70 का वो यूनिट लगाती हैं, ठीक है। हाँ जी, तो वो 18 यूनिट में सुबह लगाती हूँ, शाम को भी। तो लेकिन मुझे मीठे की बड़ी क्रेविंग होती है, वो बचपन से बस शौक है। तो मैं ये चाह रही हूँ कोई ऐसी रेमेडीज जो थोड़ा सा अगर हम इसका बद एहतियाती कर ले तो वो साथ साथ वो लेते रहे तो बेहतर ही आए। मतलब मेडिसिन तो लेनी है
लेकिन साथ में रेमेडी वो बद एहतियाती करके रेमेडी बता दें। ठीक है, आप नहीं सुनें। नहीं, वो डेली तो नहीं करती, लेकिन कभी कभार हो जाती है क्रेविंग उसमें। मैं बता देती हूँ इसकी वजह पता है क्या बहुत होती है। शुक्रिया। जब आपने ठीक है, जब आपने अपनी क्योर कर लिया अपने आप को, ठीक है, जब आपकी मेडिसिन की वजह से, इंजेक्शन की वजह से आपका शुगर लेवल आपका बैलेंस हो गया, तो फिर आपको क्रेविंग होती है। मैं कोई भी मेडिसिन क्यों नहीं लेती, क्योंकि मैं एहतियात करती हूँ इसलिए। तो लेकिन बहरहाल आप अपनी मेडिसिन जारी रखें। मैं मेडिसिन किसी की ये नहीं कहती कि आप मेडिसिन छोड़ दें। ये कहवा जो बन रहा है आप इसको देखिए, फुल रेमेडी ये आपने लाजमी लेना है। दूसरी चीज अगली मैं आपको बताती हूँ कि मेरे मुशाहिदे में जो है, क्योंकि मैं डिफरेंट चीजें करती रहती हूँ, कि अभी मैंने जो बैठे हुए बताई थी बात, ये देखिए, ये आराम से आपको पंसार से मिल जाएगी। चंदन, छोटी चंदन इसको बोलते हैं, इसरोल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इसरोल बूटी है। आपने ये इतनी सी लेनी है, बस इतना सा टुकड़ा आपने लेके, और थोड़ी सी, जिस तरह आपकी शुगर थोड़ी सी ज्यादा है तो आपने इतनी सी दारचीनी लेनी। ये दो चीजें इंशाल्लाह बाहुक्म अल्लाह, ठीक है, आपने ये दोनों चीजें एक गिलास पानी के अंदर रात को सोख करके रख देनी है। जब ये गिलास में डालेंगे, ऊपर से आपने उबलता हुआ पानी डालना है, ठीक है, और ढक के रख दें। सुबह निहार मुंह आपने ये पानी पीना है। वॉक शॉक करनी थोड़ी सी, उसके बाद क्या करना है, जब ये बच जाएंगी ना लकड़ियां, कौन सा गल जाएंगी, आपने और पानी डाल देना है। असर के टाइम फिर पीना है, बस फिर इसको वेस्ट कर दें। आप रेगुलर करें, वॉक करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी शुगर आहिस्ता आहिस्ता, सबसे बड़ा तबीब जो होता है, सबसे बड़ी लेबोरेटरी आपके अपने अंदर मौजूद होती है, वो आपको खुद बताती है कि अब मैं क्योर हूं या अब मैं कैसी, मेरी तबीयत कैसी है। हमारी फार्मेसी होती है, हमारे अंदर लेबोरेटरी होता है। हमारी अंदर किचन हमारी फार्मेसी है, नेचर हमारी फार्मेसी, और जो लेबोरेटरी है वो हमारे अपने अंदर मौजूद है। सेकंड ये है कि अभी मैंने सबको बताया है, सबको मैं बताती हूँ कि जीरी स्याह और चाशकू जो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ये चीजें आती जाती रहती वक्त के साथ, लेकिन जीरी स्याह और चाशकू मैं लेती रहती, बराबर मिकदार में ले। आप जीरी स्याह जितना भी 100 ग्राम ले ले, चाशकू 100 ग्राम ले ले, साफ करके सफाई करके आप उसको रख लें। नाश्ते के बाद, ये मैंने निहार मुंह बताया, नाश्ते के बाद 2 फिंगर वाली 1 चुटकी शिफा मिन जाने वाला सादे पानी के साथ लें। इसी तरह रात को लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, अगर ये है कि आपको गर्मी फील हो, कोई पेशाब में जलन हो, कोई मैदे में जलन, तो आप कच्ची लस्सी के साथ लें, बट लें। ठीक है, आप एक कॉलर है हमारे साथ, तारिक महमूद साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम सलाम। जी तारिक साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैडम, मेरे ना ये सीने में जलन होती है मैदे में और खांसी और बलगम बहुत ज्यादा आती है, और फेफड़े, डॉक्टर ने बताया फेफड़े कमजोर है। अच्छा, सीने में जलन है, सीने में खांसी है, जलन है, फेफड़े कमजोर है। देखिए, फेफड़े कमजोर है तो जाहिर सी बात है, सीने में जकड़न है तो फेफड़े सांस लेने में तो मुश्किल होगी ना। अभी आप इस मौसम में सिर्फ 3 दिन, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आप 3 दिन सिर्फ एक ये टोटका करके देखें जो मैंने बताया कि छोटे साइज की, मीडियम साइज की रोटी बनाएं रात को आखिरी। हाँ, अगर स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो प्लीज परहेज करें, सेहत से अच्छा कुछ नहीं, जिंदगी एक बार मिली, इसको भरपूर तरीके से जिए, ठीक है। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। लेकिन उसके अलावा आप लोगों ने छोटे साइज की एक रोटी बनानी है, गरम गरम रोटी, कोई घी शी कुछ नहीं लगाना। गरम रोटी के ऊपर आपने हनी लगा देना, चौपड़ लेनी हनी के साथ, और आखिरी रोटी वो 3 बार आप सिर्फ क्या कहते हैं 3-4 बाइट में खा के आप सो जाएं। इसके बाद आपने पानी शानी कुछ नहीं पीना। इंशाल्लाह 3 दिन में ये जो सीने की जकड़न होती है ना, जो बलगम जम जाती है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं बताती हूँ कि एक औरत की मेरे पास कॉल आई थी और मुझसे उससे बात तक नहीं हो रही थी। ये अब से 4 महीने पहले की बात मैं बता रही हूँ। उसके बच्चों ने रिक्वेस्ट करके प्लीज आप बात कर ले। मैं समझ रही थी शायद अब वो बात पता नहीं कभी करेंगी या नहीं करेंगी। अब मैं अपनी उसके लिए गई हूँ क्या करने के लिए, एड शूट करने के लिए, तो वो औरत मेरे सामने आई और उसने बताया कि मैं वही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरा ये टोटका यूज किया और कहती है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं ठीक हो गई हूँ। मैंने उसका ये सेव किया, वीडियो चलाऊंगी। ये इतना मुजर्रिब टोटका और अब का नहीं है, बहुत पुराना, सदियों पुराना टोटका है जो लोग इस्तेमाल करते आए हैं। आप भी जरूर कीजिएगा। ठीक है आपा, आपने यूरिक एसिड का, कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का, सबका एक ही कावा बनाया एक ही कहवा। अभी ये क्योंकि आप लोगों का कप इस तरह का है तो ये नजर नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को ना इसके अंदर डाल के दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोग इसको देख सकें कितना एक ये डिफरेंट सा कहवा बना है। ये आप किसी भी टाइम 1 कप पी सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कहवा बनके ये जो है ये तैयार हो गया है, ये अभी पक रहा है। साथ साथ में मैं थोड़ा सा इसको डाल के दिखा दूं आप लोगों को किस तरीके से डालूंगी। स्टेनर नहीं है आप लोगों के पास छलनी, ये देखिए ये बन गया है, ठीक है। अब ये बेशक पकता रहेगा। ये देखिए ये कहवा बन गया इस शक्ल का, नजर आ रहा है जी। हल्का सा इसके अंदर आप दिन में किसी भी टाइम 1 कप ये पी लिया करें।
जिसको शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड है, नहीं है, आप ये पी लिया करें, इंशाल्लाह आपका ब्लड प्यूरिफाई होता रहेगा, आपका ब्लड साफ होता रहेगा। ब्लड अगर बहुत ज्यादा थिक है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई होता है, ठीक है, वेन्स बंद होती हैं, उसकी वजह से ब्लड का प्रेशर जो है वो हाई होता है, ब्लड फशारे खून जिसको हम बोलते हैं, ये पीते रहेंगे ना, आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, टॉक्सिन्स खारिज हो जाएंगे। तो जब आपका सारा सिस्टम ही क्लीन होगा तो कोई बीमारी क्यों होगी, ठीक है, आपने अपने आप को क्योर करना है। थैंक यू सो मच, आपा ने वाज विद अस, और आपने देखा है जिस तरीके से उन्होंने रेमेडीज बताई, उनकी तमाम रेमेडीज आप इस्तेमाल करें और हमें ज़रूर बताइएगा कि रेमेडीज से अफाका हुआ है। और कोई भी आप सवाल पूछना चाह रहे हो तो हमारे न्यू पाकिस्तान के पेज पे जाके आप पूछ सकते हैं। आज का शो कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।